चलो भाई, जुड़ जा फिर एक बार क्लास में। तमाम साथियों का सरमकदम है, स्वागत है। और तमाम साथियों को फिर से एक मरतबा सलाम मसनून। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाक़ियत से होंगे। और जैसा कि अजीज़ुल हमारा क्लास चल रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास से फ़ायदा उठाते होंगे, क्लास ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मुहैया करते होंगे। और सारी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन भी करते होंगे। और चलिए एज यूजुअल हमारा क्लास, जैसे कि मैं रोज़ाना एक क्लास फॉर्म करता हूँ आपके लिए, बहुत ही मुख्तसर में बट बहुत ही जामे क्लास करीमुद्दीन अहमद साहब के बारे में। करीमुद्दीन अहमद नहीं कह दीजिए, करीम अहमद, जिन्हें आजिज़ के नाम से जानते हैं, करीम आजिज़ साहब के नाम से। उनके बारे में आज का ये क्लास फॉर्म किया जाएगा। और इंशाल्लाह यहाँ से भी उन सारी चीज़ों को बहुत ही मुख्तसर होगा, लेकिन इंशाल्लाह जामे होगा। इनसे रिलेटेड इनके तसनीफ़ वगैरह से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, तो इंशाल्लाह उससे ऑलरेडी बातें की जाएगी, आपके सामने में गुफ्तगू की जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी प्रीवियस में जितने भी क्लासेज हुए हैं उनसे आप लोग फ़ायदा उठाते होंगे और उठाते रहिए, इसलिए कि एग्ज़ाम बस हमारे सर के ऊपर है, इट अबाउट टू कम। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लगन और मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ मेहनत करें। कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो भी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कामयाबी से नवाजे। और जैसा कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मेहनत बस करते रहिए आप लोग और इंशाअल्लाह ज़रूर रिजल्ट मुस्बत होंगे। अल्लाह पे तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह के ऊपर मुकम्मल तरीके से भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए और अपने मेहनत और लगन को और अपने जज्बे को इसी तरह काम और दायम रखिए, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपकी कदम चुमेगी। हम लोग बात कर रहे थे, इनसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो इंशाल्लाह ऐसा है कि देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, बातें कर दूँ यहाँ पे कि इसके बाद जैसे ऑलरेडी गज़ल का 1 से 2 और क्लास होंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम 2 से 3 क्लास ऐसा लेकर के आएंगे आपके सामने रिकॉर्डेड ही वीडियो की शक्ल में, जो ऑलरेडी सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पे ऑलरेडी हम लोग वर्क करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सवाल के जवाब पर काम करेंगे, हम पूछेंगे, आपको आंसर देना होगा। रिकॉर्डेड वीडियो में मतलब कई सवाल ऐसे होंगे जिनको इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे और उन्हीं सवालों को जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उन्हीं सवालों को जो मुमकिन है कि आने वाले ईयर में पूछ लिया जाए, तो उन्हीं से इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म करेंगे और आपसे आंसर के ख्वाह रहेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए आप लोग कितने लोग तैयार हो, आप लोग जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके। और जल्दी से ये बता दो प्लीज़ एक बार आप, क्या आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें ओके हैं, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है। और रही बात ये बाहर की जो थोड़ी बहुत आवाज़ें ऑलरेडी कवर कर जाती है, तो इसको नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे, उससे ऑलरेडी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है कि कंटेंट हमारा हमारे साथ यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम तो प्रीवियस में जितना और जितने भी नए साथी जुड़े हैं उनसे मैं एक बार गुजारिश करूंगा, दबाना इल्तमास करूंगा कि इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और ये आपकी जिम्मेदारी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने नए साथियों तक के ज़रूर इसको शेयर कर दें। अभी तक तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और काफ़ी मुस्बत ऑलरेडी रिजल्ट मिला है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसी तरह ऑलरेडी आप लोग आगे भी इस पर गामखन रहेंगे और अपने तमाम साथियों तक के शेयर कर दीजिए, ताकि वो सारे साथी जुड़ जाएँ जिनको ऑलरेडी क्लास से कुछ फ़ायदा हो जाए। और मैं आप लोगों को 2 सूचना और देना चाहूँगा। एक तो शॉर्ट वीडियो की शक्ल में मैं रोज़ाना वीडियो डालता हूँ आपको जाँचने परख रखने के लिए कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, जहाँ तहाँ से क्वेश्चन उठा करके ऑलरेडी फॉर्म कर देता हूँ आपके लिए। उर्दू अदब से मुतालिक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जितने भी मुमकिन सवाल बनते हैं, उन सारे के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ा कीजिए। और एक क्लास और हमारा चलता है लाइव की शक्ल में। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़राए हैं नहीं कि ऑलरेडी मैं बोर्ड पर आकर के लाइव क्लास आप लोगों को दूँ, तो ऑलरेडी मैं रात में 9:10 में एक क्लास लेकर के आता हूँ लाइव क्लास में। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सवालात से ही मुतालिक हम लोग बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उस क्लास में भी आप लोग जुड़ना ना भूलें, वो भी क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो थी तमहीद गुफ्तगू में मैंने रख दिया। अगर हम लोग बात कर लें आज की क्लास को, तो आज का क्लास हमारा लेक्चर नंबर 21 है। शायद कि आप लोगों को लिखा हुआ दिखता होगा,
और गजल से मुताल्लिक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलीम आजिज साहब। और कलीम आजिज साहब की अगर हम लोग बात कर लें तो कलीम आजिज साहब बहुत ही बिहार के एक बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत में से गुजरे हैं। इनके हालात हाजरा की अगर मुताला किया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इनके बचपन ही की उम्र में जब ये तालीमी दौर से जब ये गुजर रहे थे तो इनके गांव में एक फसादात मतलब एक तरह का फसाद वाक़ई हुआ था, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होकर इनके तालीम पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। और शेर व शायरी की अगर हम लोग बात कर लें कि इनके अंदर जो हौसला जगह जो इनके अंदर एक तरह से मुस्बत थॉट लेकर के आया तो कहीं ना कहीं वो फसाद का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के ऑलरेडी यहाँ पे आए हैं और इनके कलाम को अगर हम लोग पढ़ें गौर करें इनके कलाम पे तो बहुत ही ज़्यादा हमदर्दाना अंदाज है, बहुत ही मुखलिसाना। और इनके कलाम के अंदर एक अलग तरीके की जज्बियत मिलती है, देखने में जाज़बियत मिलती है, उनसियत मिलती है, लोगों को अपने तरफ खींचने का इनके कलाम के अंदर कह लीजिए या फिर इनकी ज़बान में कह लीजिए एक कला था, एक आर्ट था, जैसे लोगों का रुझान अपने तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले। इनके अगर हम लोग बात कर ले तो इनका असल नाम कलीम अहमद है। तखल्लुस की अगर हम लोग बात कर लें तो ये आजिज तखल्लुस किया करते थे। सन 1926 में नालंदा के इर्द गिर्द कोई जगह है, तिलहाड़ा कह लीजिए या नलहाड़ा कह दीजिए कोई गांव है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नालंदा ही याद रखिएगा, काफ़ी हमारे लिए। तो नालंदा में ये पैदा हुए थे सन 1926 में। और अगर इनके इंतकाल की बात कर लीजिए तो 2015 हजारीबाग में 2015 हजारीबाग में अगर ये बात कर लिया जाए तो उस समय जब इनके इंतकाल हुए उस समय के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर ले तो बिहार में ये पैदा हुए थे और झारखंड में इनकी वफात हो गई थी। झारखंड इसलिए कह रहा हूँ कि 2015 में बिहार और झारखंड क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, 2000 में ये हो गया था। तो झारखंड कह सकते हैं आप लोग हजारीबाग की, झारखंड के हजारीबाग में इनकी वफात हुई थी। अगर इनके वालिद की अगर हम लोग बात कर लें तो वालिद इनके किफ़ायत हुसैन थे। इनकी इब्तदाई तालीम की अगर हम लोग बात कर लें तो नाना मौलवी सैयद ज़मीरुद्दीन के मकतब से ही उन्होंने हासिल किया था। मतलब इब्तदाई तालीम अगर हम लोग बात कर लें तो अपने ही नाना सैयद ज़मीरुद्दीन, इनके नाना का नाम क्या था, सैयद ज़मीरुद्दीन, इन्हीं के मकतब से इन्होंने तालीम हासिल की थी। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत सारे कॉन्टेंट आते हैं कि इन्होंने मैट्रिक कहाँ से किया। अगर ग्रेजुएशन की बात कर ले तो इन्होंने कहाँ से किया। अगर मैट्रिक की बात कर ले तो मैट्रिक में याद रखिएगा 12 में मैट्रिक में भी बहुत अच्छा नुमाया इन्होंने कारकर्दगी दिखलाई थी, बहुत अच्छे नंबर से ऑलरेडी पास किए थे। अगर इनकी बात कर ले, हाँ मैट्रिक में कहा जाता है कि पूरे बिहार के अंदर ही 5वें नंबर पे मतलब आए थे, मतलब 5वीं पोजीशन इनको मिला था मैट्रिक के अंदर। मतलब समझ लीजिए कितने काबिल और दाना मतलब शागिर्दों में से थे। और अगर इनकी बात कर ले ग्रेजुएशन का तो ग्रेजुएशन इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से किया था। कलीम आजिज की शादी रईस पटना शेख कुआं की पोती अनवार फातिमा के साथ 1942 में हुई थी। 1942 ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 1942 में इनकी शादी हुई थी। किनके साथ हुई थी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं। कलीम आजिज ने अपने BA ऑनर्स उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी से सन 1956 में अव्वल मकाम हासिल किया था, ये भी याद रखिएगा। 1956 में इन्होंने ग्रेजुएशन फाइनल किया था और इनका सब्जेक्ट था उर्दू। और 1940 में मैट्रिक इन्होंने मैट्रिक मतलब पास किए थे। मैट्रिक 1940 में और 1956 में अख्तर ओरैनवी के ज़ेरे निगरानी, ये याद रखिएगा। मतलब कलीम आजिज साहब ने अख्तर ओरैनवी के ज़ेरे निगरानी अगर हम लोग बात कर लें तो बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा मौजू पर इन्होंने मकाला लिख करके पटना यूनिवर्सिटी से सन 1965 में PhD की डिग्री हासिल की थी, जो बाद में यही किताब दफ्तर अबू गश्ता के नाम से शाया हुआ था। मतलब ये बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा हमें कि PhD का इनका मकाला जो था या PhD का जो थीसिस था इनका, अगर हम लोग बात कर ले तो बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा। और अगर किसके ज़ेरे निगरानी में इन्होंने ये काम किया था, किसके ज़ेरे निगरानी में, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जैसे हम लोग नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, JRF क्वालिफाई कर लेते हैं,
मतलब एक तरह से स्कॉलरशिप होल्डर बन जाते हैं, तो हमको किसी की निगरानी में आकर के मुझे काम करना होता है, 3 साल 4 साल 5 साल हमको काम करना पड़ता है, तब जाकर के मुझे पीएचडी का डिग्री मिलता है। तो ये इन्होंने अख्तर औरैनवी के ज़ेरे निगरानी में, ये याद रखिएगा, कलीम साहब ने अख्तर औरैनवी के ज़ेरे निगरानी में बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिफा के मौजू पर मकाला लिखकर पटना यूनिवर्सिटी से सन 1965 में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, जो बाद में यही किताब उर्दू शायरी का इर्तिफा दफ्तर-ए-गुलदस्ता के नाम से शाया हुआ था। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग वीडियो को रोक करके एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ऑलरेडी भूलने की जरूरत नहीं है। अगर बात कर लें तो पटना यूनिवर्सिटी में बहैसियत लेक्चरर, मतलब ये कि ऑलरेडी यदि उन्होंने यहाँ से पीएचडी का डिग्री हासिल कर लिया तो अब डेफिनेटली एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो लेक्चरर यूनिवर्सिटी के अंदर, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर बहैसियत लेक्चरर सन 1965 में ये क्या हुए थे, मुतय्यन हुए थे। इनको तय्युन मतलब कह सकते हैं कि तकर्रुरी हुई थी इनकी। कब हुआ था? 1965 में। ये वाला डेट याद रखिएगा, हम लोग याद रखेंगे। पहली बार गजल इन्होंने सन 1949 में पटना में पढ़ी थी, मतलब ये कहते हैं जिंदगी का आगाज़ इर्तिका की अगर हम लोग बात कर लें, शेर व शायरी में इन्होंने जब अपना कदम रखा तो इन्होंने सबसे पहला कलाम या सबसे पहली गजल जो इन्होंने सुनाई थी सन 1949 में पटना में ही पढ़ी थी, ये भी याद रखेंगे। पटना से बाहर इनका एक 2 सफर है, उसको भी याद रखिएगा। कलिमादिस के पहले मुशायरा में शिरकत करने की गजल 1949 में पटना में पढ़ी थी, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। पहली बार अगर इनकी बात करना तो पहली बार तो पटना से बाहर ये जमशेदपुर, याद रखिएगा, एक वहाँ पे बज़्म फ़र्रुख करके मुशायरे का नाम कह लीजिए, बज़्म फ़र्रुख, ये बज़्म फ़र्रुख कमेटी का नाम कह लीजिए, वहाँ पे कायम किया गया था। तो उसमें इनको मददो किया गया था जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ मालूम है आप लोगों को? झारखंड में टाटा जमशेदपुर जिसे कहते हो। पटना से बाहर जमशेदपुर बज़्म फ़र्रुख की तरफ से सन 1951 के मुशायरे में मददो किए गए थे, मतलब इनको दावत दी गई थी। कहाँ दावत दी गई थी? जमशेदपुर में बज़्म फ़र्रुख की तरफ से इन्हें दावत दी गई थी और ये वहाँ जाकर के अपना कलाम पढ़े थे सन 1951 में। एक मरतबा याद रखिएगा, एक मरतबा आउट ऑफ कंट्री का भी इन्होंने सफर किया है, मतलब ये कह लें कि मतलब इंडिया के बाहर भी गए थे एक मरतबा। और वो कब गए थे? तो याद रखिएगा, एक मरतबा जद्दा के मुशायरा में सन 1966 में बुलाए गए थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, हम याद रखिएगा 1951 सबसे पहले इन्होंने मतलब अपने पटना को छोड़ करके ये अगर कहीं गए थे मुशायरा पढ़ने के लिए तो सन 1951 में ये गए थे जमशेदपुर में। किसकी मददों पर, किसकी दावत पर? तो बज़्म फ़र्रुख, याद रखेंगे, बज़्म फ़र्रुख की दावत पर गए थे। और दूसरी मरतबा सन 1966 में ये जद्दा गए थे, इन्हें जद्दा बुलाया गया था मुशायरा पढ़ने के लिए। सन 1984 में अगर हम बात कर लें तो पटना यूनिवर्सिटी से सुरकुदोश हुए थे, मतलब ये कि इन्होंने इनकी बहाली कब हुई थी? तो अभी देखिए मैंने बताया 1965 में इनकी बहाली हुई थी, तकर्रुरी हुई थी। और ये अपने ये से जिम्मेदारी से कर लीजिए या फिर आप अपने इनको रोजगार से कर लीजिए या जॉब से कर लीजिए। सन 1984 में ये अपने ऐसे सुरकुदोश हो गए थे, मतलब इन्होंने सबकुदोशी इख्तियार कर ली थी, मतलब ये ऑलरेडी रिजाइन कर दिए थे, ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके ये रिटायर कर गए थे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सन 1984 में ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। इनको 2 मरतबा मुशावरती कमेटी के सदर मुंतखब किए गए थे, मतलब ये कि मुशावरती कमेटी की तरफ से इनको 2 मरतबा, बिहार मुशावरती कमेटी की तरफ से इनको 2 मरतबा सदर मुंतखब किया गया था। कलीम साहब को मीर का जानशी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट ऑलरेडी आपको ध्यान में रखना होगा कि कलीम साहब को मीर का जानशी करार दिया जाता है। मतलब ये कि जो बातें कर लीजिए या फिर जो गुफ्तगू या जो उनका मवाद हुआ करता था, जो कलाम कहने का तौर तरीके हुआ करते थे, या फिर कह सकते हैं कि जो भी उनका अंदाज़े गुफ्तगू हुआ करता था, वो सारी चीज़ें कलीम आली साहब के कलाम के अंदर मिलता है देखने को। इसीलिए कलीम साहब को मीर का जानशी करार दिया गया है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें हम लोग स्टार लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कलीम साहब को मीर का जानशी करार दिया जाता है। अगर बात कर लें इनकी शायरी का खमीर,
1946 के 50 से तैयार हुआ था। अभी मैंने ऑलरेडी तमहीदी गुफ्तगू में इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि इनकी शायरी का खमीर सन 1946 के 50 से तैयार हुआ था और इनकी शायरी में मीर की तरह फन्नोतियत पाई जाती है। फन्नोतियत बमाना आप लोग को कई बार फन्नोतियत के बारे में आप लोग पढ़े हों, जैसे दिल्ली शोरा के बारे में पढ़िएगा या लखनऊ के शोरा के बारे में पढ़िएगा, तो फन्नोतियत के बारे में वो लोग बात करते हैं। वही फन्नोतियत की बात यहाँ भी कर रहे हैं कि मीर की तरफ फन्नोतियत गालिब है इनके कलाम के अंदर। ये जितने भी कंटेंट मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा है, ये जितने भी ऑलरेडी सारे कंटेंट आपके सामने मैंने जो लिख करके रखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शॉर्ट में था। इनके कुछ तसानीफ वगैरह हैं जिन पर ऑलरेडी हम लोग बात करने वाले हैं। तसानीफ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो ऑलरेडी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको तो ऑलरेडी आप ध्यान में रखिएगा ही। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके सामने में मैं चाहता हूँ कि नजरसानी कर दूँ एक बात। जैसे अगर इनकी बात कर लें तो इनका पीएचडी का जो मकाला था बिहार में उर्दू शायरी के इल्तफा, इस पर अब इसी किताब को फिर बाद में दफ्तर गुमकश्ता के नाम से जाना गया। अब किसकी निगरानी में, जेरे निगरानी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अख्तर ओरैनी, जो रेड कलर से मैंने लिखा है वो समझ लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अख्तर ओरैनी की जेरे निगरानी, यहाँ तक कि और इन्होंने पीएचडी कब मुकम्मल किया था, तकमील कब हुई थी इनकी, तो 1965 में। पटना यूनिवर्सिटी में इनकी तकर्रुरी कब हुई थी, तो सन 1965 में। इनकी तकर्रुरी के बाद अपने ये जॉब से कब से पुरुष हुए थे, तो अभी मैंने बताया 1984 में। 1984 में एक मतलब इन्होंने जमशेदपुर बाद में फरूक के नाम से जो एक कमेटी थी उनको उनकी तरफ से इनको मदऊ किया गया था, तो ये मुशायरा पढ़ने के लिए गए थे। दूसरी मतलब ये जद्दा गए थे और जद्दा का सफर इन्होंने कब किया था, तो सन 1966 में किया था। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कलीम साहब को मीर का जानशीन करार दिया जाता है। ये पूरे के पूरे जितना भी स्टेटमेंट आपके सामने में लिखा हुआ उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है आपके लिए कि कलीम साहब को मीर का जानशीन करार दिया जाता है। इनकी शायरी में मीर की तरफ फन्नोतियत गालिब होती है। तो एक बात समझ में आई इनको कि यहाँ से मीर से रिलेटेड 2 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। और इनकी पैदाइश के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। 1926 नालंदा में पैदा हुए थे और 2015 हजारीबाग में इनकी वफात हुई थी। तो कई सारे अवार्ड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और इनसे मुताल्लिक कुछ स्टेटमेंट हैं मुख्तलिफ उदबा और शुअरा का, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा ठंडा लेंगे। उससे पहले इनकी कई सारी किताबें हैं। इन किताबों से मैंने पहले ही आपको बताया था कि इन किताबों से ही क्वेश्चन हमारा ज़्यादा फॉर्म कर देखने को मिलेंगे। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ, जरा गौर से सुनिएगा। और जितने साथी झारखंड वाला एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले जो डाले ना जेट वाले फॉर्म, वो याद रखिएगा। 2-3 शोरा को, जैसे बिहार से मुताल्लिक जितने भी शोरा मतलब है ना, इनको मुकम्मल तरीके से अच्छी तरह से हम लोगों को संभालना होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक बार कि इनके बारे में हम डेफिनेटली एक अच्छा क्लास लेकर के 2-3 क्लास लेकर के आऊँ, जिसपे बिहार से जितने भी हैं या झारखंड से बहुत सारे अफसाना निगाल हैं। बहुत सारे अफसाना निगाल का मतलब जैसे इलियास अहमद गद्दी हो गए, गियास अहमद गद्दी हो गए, मतलब बिहार और ये झारखंड से जितने भी उलमा और शोरा होंगे ना, इनके ऊपर इंशाल्लाह 2-3 क्लास लेकर के आऊँगा। अभी नहीं, जब इंशाल्लाह उसका डेट आ जाने दीजिए तो फिर उसमें हम क्लास लेकर के आएँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आएंगे जो हम लोग उसको बात करके कहें कि झारखंड से अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरह से स्टेट लेवल का है ना, तो उन शोरा को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, उन शोरा के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू की जाएगी जो बिहार और झारखंड से मुताल्लिक होंगे, जो इनसे ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। तो इंशाल्लाह उसका हम क्लास एक दिन ज़रूर फॉर्म करेंगे आप लोगों को। ऐसे सरसरी निगाह में अगर देखा जाए तो कलीम आजिज़ साहब को आप देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए देख लीजिए कि यूजीसी नेट में हमारा उद्देश्य है ना, तो यूजीसी नेट तो दिसंबर में होने ही वाला है, होगा ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए कलीम आजिज़ से मुताल्लिक से हम तसानीफ, इनके तसानीफ पे अगर हम लोग बात कर ले तो वो जो शायरी का सबब हुआ, ये इनका पहला मजमूआ है, माँ खुद नविश ये शायर हुई थी। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपको वक्त मिले कभी भी, जब ऑलरेडी आप JRF होल्डर हो जाए, जब एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई हो जाए और जब आप फ्री रहें, तो आप किसी को भी अपना PhD का
मौजूद जिसे भी आप बनाना चाहते हैं, जिनको भी लेना चाहते हैं, जिनके ऊपर आप तहकीक करना चाहते हैं, जिनके ऊपर आप सर्च करना चाहते हैं, कीजिए। लेकिन मेरी एक एज अ टीचर अगर आप मेरी बात मानना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इनके वो जो शायरी का सबब हो वक्त मिले तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। एक बार पूरी किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा। इनके हालात ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई है और इनके कलाम सारे के सारे कलाम को यहाँ पे ऑलरेडी पेश किया गया है। एक बार अगर वक्त मिले तो ज़रूर आप इस किताब को पढ़िएगा। वो जो शायरी का सबब हुआ, ये इनका पहला मजमूआ है, माहफूज़ ये किताबें थी। अगर सफ़रनामा की बात करें तो 2 सफ़रनामा इनका, यहाँ से काबा, काबा से मदीना, यहाँ से काबा, काबा से मदीना, ये सफ़रनामा हज है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों को देखने को मिल जाता है, सफ़रनामा से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। जैसे ये क्या होता है, लंदन का एक सफ़र इस तरह करके है ना, ईरान में अजनबी मुसाफिराने लंदन, लंदन में एक रात कह रहे हैं मुसाफिराने लंदन। तो जैसे सफ़रनामा से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बनता है तो वहाँ पे भी ऑलरेडी इसको जगह दे दी जाएगी। और जेट वाले तो एकदम इसको एकदम पक्का कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक देश एक विदेशी, ये भी सफ़रनामा, जब इन्होंने अमेरिका का सफ़र किया था उस समय उस दौरान का लिखा हुआ ये किताब है, एक देश एक विदेशी। और इसी तरह एक और किताब है इनका, जब फसल बहारा आई थी, ये गज़लों का मजमूआ है इनका, जब फसल बहारा आई थी, गज़लों का मजमूआ है। इसी तरह याद रखिएगा पूछे जाने जाना, और इसी तरह ये नज़मों का मजमूआ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। गज़लों का मजमूआ में जब फसल बहारा आई थी, इनको याद रखना होगा। पूछे जाने जाना नज़मों का मजमूआ, इसको भी याद रखिएगा। इधर में अगर हम लोग देख लें तो इधर में एक किताब है दीवाने दो और पहलू ना दुखेगा, पहलू ना दुखेगा। तो इसका अगला मिसरा ज़हन में है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। पहलू ना दुखेगा तो गुजारा नहीं होगा, ऐसे करके कुछ मिसरा है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट मिसरा है और उसको ध्यान में रखिएगा। तो दीवाने दो, पहलू ना दुखेगा, ये इनका खुतूत का मजमूआ है, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। और इसी तरह मेरी ज़बां मेरा कलम, ये 2 हिस्सों पर मुनक़सिम है, ये 2 हिस्सों पर है, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये 2 हिस्सों पर मुनक़सिम है ये किताब। मेरी ज़बां मेरा कलम 2 हिस्से। शेर गज़ल आज़िज़, ये भी इनकी तस्नीफ है। ये जितने भी ऑलरेडी मैंने आपके सामने भी किताबों का नाम रखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एकदम आप एक नोट्स बनाइएगा, तैयार कीजिएगा। और हम तो कहते हैं कि एकदम जेट वाले जितने भी साथी हैं इनका अभी से नोट बनाना तैयार कर दें, और भी जितने शोरा किराम को लेकर के आएंगे उनके एकदम अलग तरीके से एक नोट तैयार करवाएंगे आप लोगों को, ताकि इंशाल्लाह, मैं कई बार बोला ना कि स्टेट है तो स्टेट लेवल का क्वेश्चन फॉर्म लादे किए जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि यूजी सीनेट के, जैसा कि आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया कि एकदम यूजी सीनेट की ही तर्ज पे ली जाएगी। सही बात है, उसी के तर्ज पे उन्हीं सारे लोगों के बारे में तस्करा भी किया जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन भी फॉर्म किए जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 10, 12, 20 क्वेश्चन हमको ऐसा देखने को मिल जाएगा जो बिहार और झारखंड से मुताल्लिक जितने भी शोरा और तरजीह इनको दी जाएगी। मैं तो यही कह रहा हूँ, तरजीह इनको दी जाएगी मुकम्मल तरीके से, और जो शोरा उनको जगह ना दी जाएगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तरजीह इनको ज़्यादा दी जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका एकदम नोट आप लोग तैयार यहीं से कर लीजिए। अगर इनकी इजाज़त की अगर हम लोग बात कर ले, बहुत सारी किताबें जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने में लिख करके रखा है, ज़रा से इनको ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात कर लें इनके इजाज़त के बारे में, तो मीर एकेडमी लखनऊ इम्तियाज़ अवार्ड, ये दोनों अवार्ड इनको, मीर एकेडमी लखनऊ का अवार्ड, इम्तियाज़ मीर अवार्ड इनको 1981 में नवाजा गया था हुकूमत हिंद की तरफ से। याद रखिएगा पद्म श्री का भी अवार्ड इनको दिया गया था। पद्म श्री का अवार्ड इनको कब मिला था, ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1989 में हुकूमत हिंद की तरफ से इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला था 1989 में। आप जल्दी से मुझे बताएंगे 2-3 अवार्ड के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग जल्दी से जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे एक होता है पद्म श्री, एक होता है ये जो ऑलरेडी आपके सामने मैंने रखा पद्मश्री, और इसी तरह होता है एक पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इनको जरा सा तरतीब आप देख करके मुझे बताएंगे कि अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने मुल्क के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा अवार्ड कौन होता है।
एक भारत रत्न भी है, भारत रत्न को भी ऑलरेडी आप शामिल कर लीजिएगा। और इनको तरतीब से मुझे जरा बताइएगा, तो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, इनमें तरतीब अगर आप लगाइएगा तो सबसे बड़ा कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, जरा सा मुझे एक बार बताएंगे प्लीज आप लोग कमेंट करके। मैं आपका कमेंट का हाँ रहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग तरतीब दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री अवार्ड इनको 1989 में मिला था। महत्मय राजभाषा बिहार की तरफ से, ये भी याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। महत्मय राजभाषा बिहार की तरफ से इनको 1,51,000 का अवार्ड मिला था, 1,51,000 का इनको अवार्ड मिला था। और मौलाना मजहरुल हक की तरफ से भी इनको एक अवार्ड मिला था। मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी पटना में जो स्थित है, आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ से भी इनको 2001 में एक अवार्ड मिला था। मीर तकी मीर अवार्ड भी इनको मिला 2008 में, और गालिब अकेडमी अवार्ड दिल्ली से इनको 2012 में मिला था। ये पॉइंट आप लोगों के लिए डेट के साथ याद रखना जरूरी है, डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा। आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। जो चीजें ऑलरेडी गाहे बगाहे में छूट जाती है तो प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कमेंट करके उस चीज के बारे में जरूर बता दिया कीजिए, ताकि मैं आपको कई बार बताया हूँ कि मैं भी एज ए स्टूडेंट काम कर रहा हूँ, मुझे भी ऑलरेडी एग्जाम देना होता है। तो अगर कहीं रुक जाए, कहीं किसी तरह की बात हो जाए, तो आप जरूर बता दिया कीजिए, ताकि इंशाल्लाह मैं भी उस पर वर्क कर लूँ, ताकि मैं भी उस चीज से आगाह हो जाऊँ ना, ताकि अगर मेरा भी पेपर में इस तरह का कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो डेफिनेटली हम भी आसानी से क्वेश्चन कर लें। ये ध्यान में रखिएगा। एज अ एजुकेटर मैं, एज अ गाइडर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आप लोगों को कई बार बता दूँ, मैं ऑलरेडी ये ना बता दूँ कि बहुत काबिल इंसान हूँ, बहुत महारत है मुझे हर चीज में, इस तरह का कुछ भी बात आप ध्यान में मत रखिएगा। आपको पसंद आता है, आप ये देखते हो कि टू द पॉइंट बात हो रही है, टू द पॉइंट ऑलरेडी बात कर रहे हैं सर, तो ऑलरेडी मोस्ट वेलकम इस चैनल पे। और अगर लगता है कि नहीं इससे भी अच्छे कहीं प्रोवाइड और कराया जा रहा है, तो फिर आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं रास्ता, कोई आपके लिए बंदिश और रुकावट की बात नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर दीजिए, ताकि और साथी जुड़ जाए। और साथी जुड़ेंगे, जितना साथी जुड़ेंगे इंशाल्लाह उतने ही ऑलरेडी जज्बे और हौसले के साथ इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी। उनके बारे में मुख्तलिफ आराओ ख्यालात हैं जिनको ऑलरेडी यहाँ तक की क्लियर हुआ। इज इट क्लियर? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, यहाँ तक की क्लियर होगी बात? ये सब लोग जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, ताकि कुछ इनके बारे में मुख्तलिफ आराओ ख्यालात हैं, लोगों का नजरिया अलग अलग है, उनके बारे में कुछ चीजें रख दूं आपके सामने में। जल्दी से बताओ यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? कई सारे तसानीफ जो मैंने आपके सामने में रखा, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। और तसानीफ वगैरह वो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और इनसे मुताल्लिक चंद आराम ख्यालात हैं, और इसको आसान याद करना, सिर्फ पढ़ लीजिएगा ना तो आपके जहन में बात रहेगी। क्या है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है गज़ल की तरफ, या और भी जैसे करावतपुरी को इनसे पहले पढ़े तो करावतपुरी साहब पढ़ रहे थे, उनके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट हम लोगों को देखने को मिला। कहीं ना कहीं ऑलरेडी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है सारी चीज़ें, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट इनके बारे में नहीं है, बस 2-3 हैं मुख्तसर में, ज़रा देख लीजिए जल्दी से। तो इनके कलाम में एक अलग तरीके की सादगी पाई जाती है। ये इनके कलाम में गम जाना भी है और गम दौरा भी, इसी तरह दोनों इस तरह मिल जाते हैं, इन्हें अलग नहीं किए जा सकते। मतलब ये दोनों, मतलब ये पूरा लाइन आपका एक ही स्टेटमेंट है कि इनके कलाम में गम जाना भी है और गम दौरा भी, दोनों इस तरह मिल जाते हैं कि इन्हें अलग नहीं किए जा सकते। इनके कलाम में सियासी बातें और दिल की बातें गज़ल की ज़बान में कही जाती है, मतलब सियासत की बात हो, दिल की बात हो, जो भी बात हो, ये अपनी बातों को लोगों तक रखते हैं तो गज़ल की ज़बान में रखते हैं, गज़ल की ज़बान में रखते हैं। सियासी बातें भी करते हैं, दिल की बातें भी रखते हैं, इन सारी चीज़ों को गज़ल की ज़बान में रखते हैं। इनकी शायरी में फूल भी है और पत्थर भी, पत्थर का फूल बन जाता है और फूल का पत्थर बन जाता है, ये किसी को नहीं मालूम। ये सारे के सारे स्टेटमेंट याद रखिएगा, रिलेटेड टू कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद से मुताल्लिक ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्ट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। कलीम की शायरी पर रश्क किया है, किसने किया है? करावतपुरी ने कलीम की शायरी पर इन्होंने रश्क किया है।
और कलीम सरापा सोज हैं, इनके कलाम में बात कर लिया जाए, इनके कलाम में सुलगन है और एक तरह का दर्द का एहसास भी है। कौसम मधरी कहते हैं, कौसम मधरी कहते हैं। ये 3-4 स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन तो अब तक के लिए देखने को मिले हैं, शाबान आलिद जेट वाले एग्जाम में शायद ही हम लोग को देखने को मिल जाए इस तरह का क्वेश्चन, तो कोई वैलिड नहीं है, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने में रखा, कितना इंपॉर्टेंट है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप खुद तैयारी करते हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में बैठा करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से आपके दिमाग में गए होंगे, ध्यान में सारी बातें बैठ गई होंगी आपकी। और इसके बाद बस 1-2 और क्लास ऑलरेडी फॉर्म कर दिए जाएंगे, जहाँ से ये जैसे इनके बाद अगर हम लोग बात कर लें शहरियार साहब के बारे में बात कर लेंगे। और इसी तरह याद रखिएगा एक और शायर है जिनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, मजरूर सुल्तानपुरी, और इसी तरह इरफान सिद्दीकी। तो इंशाल्लाह इनको कोशिश करूंगा कि 1 से 2 क्लास के अंदर निपटा दूं, ताकि ये गजल वाला जो हमारा यूनिट है बहुत कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग दूसरी की तरफ हम लोग ये कर लेंगे। अगर हम इनकी कुछ बात कर लूँ, वो जो शायरी का सबब हुआ, इनसे याद रखिएगा इब्तदाई 5 गजलें ऑलरेडी आपसे पूछी जाती है और यहाँ से कोई भी मिसरा आपको देख करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनसे क्वेश्चन ऑलरेडी हमको देखने को मिलेगा। तो जैसे जुदा दीवान अपन ऐसे दीवाने से क्या होगा, जैसे ये अपना मिसरा कहते हैं कि जुदा दीवान अपन वैसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं समझाने से क्या होगा, सुलगना और शह है जल के मर जाने से क्या होगा, सुलगना और शह है जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम परवाने से क्या होगा, और मेरा कातिल उन्हें कहते हैं सब और ठीक कहते हैं, कसम 100 बार खाएं कसम खाने से क्या होगा, कसम खाने से क्या होगा। इसी तरह ये कहते हैं अपने लिए मोहब्बत भी किए जाते हैं, तुम खाए भी जाते हैं, गुनाह करते भी जाते हैं, सजा पाए भी जाते हैं, हर एक महफिल में जाकर हम गजल नहीं कहते लेकिन, हर एक महफिल में जाकर हम गजल कहते नहीं लेकिन, जहाँ वो शौक होता है वहाँ कहना ही पड़ता है, क्या अंदाज है कहने का, क्या दर्द है कहने का। देखिए कि मोहब्बत खाने ऐसे याद से भी हो ही जाती है, कफस को भी किसी दिन आशियाँ कहना ही पड़ता है। कफस का मतलब क्या होता है, जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, रहमत करें प्लीज और बता दें। मोहब्बत खाने ऐसे याद से हो ही जाती है, कफस को भी किसी दिन आशियाँ कहना ही पड़ता है। अबतों से इतना देरीना ताल्लुक बावजूद इसके हुआ जो कुछ तेरे कोई बुता कहना ही पड़ता है, और हर एक महफिल में जाकर हम गजल कहते नहीं लेकिन, हर एक महफिल में जाकर हम गजल कहते नहीं लेकिन, जहाँ वो शौक होता है वहाँ कहना ही पड़ता है। ये माना इश्क में ज़ब्ते खुदा की शर्त लाजिम है, उलझता है जो दिल दर्द है यहाँ कहना ही पड़ता है। तो इनका कहने का तर्ज, कहने का अंदाज, मतलब अपनी बातों से मीठी मीठी बातों से कहते हैं ना कि मीठी मीठी बातों से गर्दन पे छुरे चला देना, कुछ अंदाज इनका वही है कहने का। ये इस तरह से आहाने टाइम इज हार्ट ऑफ गाल अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि मतलब ये कि मीठी वाली दगाबाज के निशाने, मतलब इनके कलाम में कुछ हम लोगों को इतनी ज़्यादा पुरकैफ और सादगी देखने को मिलती है कि मीठी मीठी बातों में बहुत सारी बातें रख देते हैं। इशारे और किनाए में बात करना इनसे कोई सीखे। और इनके कलाम के बारे में कहा भी गया कि इनके कलाम में एक अलग तरीके का सुगंध देखी जाती है और दर्द का एहसास भी होता है। मैंने भी बताया था ना कि फसाद से मुताल्लिक इनकी सारी चीज़ें होती हैं। और इन्होंने भी कलीमुद्दीन अहमद साहब भी ने कहा कि दिल की बातें गज़ल की ज़बान में कहते हैं मतलब दिल के अंदर जो इनकी आग लगी हुई है, दिल के अंदर जो इनको एक चोट पहुंचा हुआ, उन सारी चीज़ों को अपनी ज़बान में बयान नहीं करते बल्कि गज़ल की ज़बान में बयान करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जितने भी नए साथी हैं प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों में ज़रूर इसे स्प्रेड कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और आपको वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया कीजिए प्लीज़। वो हमारे लिए एक तरह से रोज़ा का काम करता है। जैसे आप रमज़ान के मौसम में देखे हैं ना कि गर्मी की शिद्दत में जब रोज़ा रखते हैं हम लोग तो रोज़ा पीते हैं, तो वही इसी तरह ऑलरेडी काम करेगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। बहुत मुख्तसर में क्लास था लेकिन बहुत जामी क्लास था, इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग वही मैंने आपको बताया 8 से लेकर के 9 बजे के बीच में कभी भी होता है।
आप वहाँ से देख लीजिएगा प्लीज़। और एक शॉर्ट वीडियो भी ऑलरेडी मैं डालता हूँ रोजाना आपको जांचने के लिए, उसको भी ऑलरेडी आप कमेंट करके आंसर किया कीजिए। और मैं लाइव क्लास रोजाना 9:10 में आता हूँ PM में, मतलब ईशा की नमाज के बाद, फारिग होने के बाद। तो आप वहाँ पर भी आया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास होता है, उस क्लास को आप लोग मिस न कीजिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।